गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम इतिहास का जो चौथा चैप्टर है उसका अध्ययन कर रहे थे, कुछ चीज़ें हमने देख ली, समझ ली है, जान ली है। इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा उसमें जो इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति था वो था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बारे में हमने अध्ययन किया कि महमूद गजनवी कौन था, गजनी वंश को उसने चलाया और कहीं ना कहीं गजनी वंश का जो साम्राज्य विस्तार था वो महमूद गजनवी ने ज़्यादा किया था। यह आपको मैंने बताया था कि लगभग 17 बार उसने आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। तो ये कह सकते हैं कि जब भी वो यहाँ आक्रमण करने आया तो यहाँ से अपार धन संपदा लूट कर चला गया, यहाँ से सोना लेके चला गया। और जो 16वां उसका जो आक्रमण था वो काफ़ी भयानक था, खतरनाक था, जो कि उसने किसके ऊपर किया था? सोमनाथ के मंदिर के ऊपर। और सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में, मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद में वो वापस गजनी चला गया। शिहाबुद्दीन शासक बना आगे चलकर गजनी का, और यही शिहाबुद्दीन जो मोहम्मद गोरी है उसके नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गोरी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, तो उसके आक्रमण करने के पीछे के जो उद्देश्य थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे। उद्देश्य सेम है, चाहे अपार धन संपदा हो, अपने साम्राज्य का विस्तार करना हो, या फिर इस्लाम का प्रचार प्रसार करना हो। तो ये कई ऐसी बातें थी मोहम्मद गोरी के दिमाग में, इसके लिए वो भारत के ऊपर आक्रमण कर रहा था। अब जब मोहम्मद गोरी भारत के ऊपर आक्रमण कर रहा था या उसकी योजना बना रहा था, उस समय, अब हम भारत में आते हैं, उस समय भारत में किस राजवंश का या किस शासक का दबदबा था या बोलबाला था? अब राजस्थान के शासक की हम बात करेंगे। तो आज के हमारे इस टॉपिक में जो महान शासक आने वाले हैं वो है आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, थोड़ा बहुत उनके जीवन परिचय को लेकर और उनके कुछ प्रमुख विजयों को लेकर, उनके बारे में हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान, आपको मैं बता दूं, पृथ्वीराज चौहान का जो संबंध है वो किस वंश से है? चौहान वंश से है। तो चौहान वंश के ये शासक थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनके जो शासन का काल था, यानी कि कब से कब तक ये राजा रहे या शासक रहे, तो वो थे 1177 से 1192। 1177 से 1192 ईस्वी के मध्य इन्होंने शासक का कार्य किया। और इनका जो शासन था वो कहाँ था? दिल्ली और अजमेर, विशेष रूप से अजमेर राज्य के ये क्या थे? राजा थे या वहाँ के शासक थे। लेकिन दिल्ली के ऊपर भी इनका क्या था? अधिकार था। तो कहने का मतलब अजमेर और दिल्ली के ऊपर जो पृथ्वीराज चौहान थे उनका क्या था? शासन था। मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी प्रसिद्ध और फेमस ये कह सकते हैं राजा थे या शासक थे, जिन्होंने अपने शासन के लिए अपनी जान तक गंवा दी थी। इनकी जो इनकी काबिलियत थी, इनकी हुनर था इनका, इसलिए इनको कई उपाधियां भी मिली हुई थी। जैसे एक तो इनको राय पिथोरा, यानी कि पृथ्वीराज चौहान को किसकी उपाधि मिली हुई थी, किस नाम से भी जाना जाता था? राय पिथोरा। ये ध्यान रखना कि पृथ्वीराज चौहान को अन्य किस नाम से जाना जाता था? राय पिथोरा। और दूसरी उपाधि थी दलपंगुल। दलपंगुल का मतलब जानते हैं आप? विश्व विजेता, यानी विश्व विजेता की ख्याति इनको प्राप्त थी। किसको? पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, याद रखेंगे। यानी कि पृथ्वीराज चौहान को राय पिथोरा के नाम से भी जाना जाते थे। और इन्हें कौन सी उपाधि मिली हुई थी? दलपंगुल, अर्थात विश्व विजेता। ठीक है, विश्व विजेता इनको कहा जाता था। अजमेर की हम बात कर रहे हैं, अजमेर जो कि हमारे राजस्थान में है। मैं आपको बता दूं, चौहान वंश के एक शासक थे अजयपाल, यानी कि चौहान वंश के ही एक शासक थे अजयपाल चौहान। अजयपाल चौहान
इन अजयपाल चौहान के नाम से ही किस नगर को बसाया गया? अजमेर नगर को। ये याद रखेंगे, जीके का क्वेश्चन है। कई बार आगे भविष्य में आप जब कंपटीशन एग्जाम देंगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है मैं कोशिश करूंगा कि बारीकी तक अपन यहाँ तक पहुंचे। तो जो अजमेर नगर है वो किस शासक के नाम से बसाया गया? अजयपाल चौहान के नाम से। और चौहान वंश की हम बात कर रहे हैं, चौहान वंश में अजयपाल चौहान आते थे, उन्होंने अजमेर नगर बसाया, चौहान वंश आगे चलता रहा। और जो चौहान वंश में सबसे ख्याति प्राप्त जो राजा थे या शासक थे वो कौन थे आपके? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और बखूबी शासन को चलाया भी, अपना नाम भी कमाया, जिनकी वजह से उनको विश्व विजेता की ख्याति भी प्राप्त है या उसकी उपाधि भी प्राप्त है। अब हम देख लेते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 1166 ईस्वी में। जन्म को लेकर थोड़े से मतभेद है, कोई कहता है गुजरात में हुआ है, कोई कहता है अजमेर में हुआ है, थोड़ा सा समस्या है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पर 1166 ईस्वी में जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनका क्या हुआ? जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था सोमेश्वर। देखिए बोर्ड के ऊपर जो चीजें लिखी हुई है वो इसलिए लिखी हुई है ताकि हर चीज को आप आसानी से समझ सकें या फिर मैं उसको सही ढंग से एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है, कोई चीज छूट नहीं जाए। तो इनका जन्म हुआ 1166 ईस्वी में और इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था? सोमेश्वर। देख लीजिए पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। इनकी माता थी, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनकी माता थी कपूर देवी, काफी कुशल राजनीतिज्ञ थी ये भी, यानी शासन चलाने की इनके अंदर बहुत ज्यादा योग्यता थी। कई बार कॉम्पिटिशन्स जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या है, कई बार पूछा गया है और आगे भी इस चीज को आप याद रखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय था उनकी माता का नाम क्या था? कपूर देवी। और ये काफी कुशल राजनीतिज्ञ थी। मैं आपको बता दूं कि जब पृथ्वीराज चौहान मात्र 11 वर्ष के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई और इनको शासक बना दिया गया। लेकिन बाल्यावस्था थी, शासन की इतनी जानकारी नहीं थी, इतना ज्ञान नहीं था, तो उस समय में इनकी माता ने शासन की बागडोर संभाली थी। राजा हालांकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे लेकिन बालक थे, इतनी समझ नहीं थी शासन की, तो उस ड्यूरेशन में, उस काल में इनकी माता ने ही शासन की सारी बागडोर संभाली थी। और इनका कपूर देवी का इस बागडोर में जो साथ दिया वो दिया कदम्बवास, जो कि उनके क्या थे? प्रधानमंत्री, चौहान वंश के प्रधानमंत्री कदम्बवास और उनके सेनापति भुवनमल। ध्यान रखेंगे, कदम्बवास और भुवनमल, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान की जो माता थी उनका भरपूर सहयोग किया शासन संचालन में। लेकिन 1178 में पूरी बागडोर पृथ्वीराज चौहान ने अपने हाथ में ले ली, यानी कि राजा बन गए। कब बन गए? 1177 में। लेकिन अनुभव नहीं था, थोड़ा वक्त मिलना चाहिए था इनको। माता ने बागडोर संभाल ली और जब समझ में आ गया पृथ्वीराज चौहान को शासन के बारे में तो 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने शासन की पूरी बागडोर अपने हाथ में संभाल ली। और उसने क्या किया है? बागडोर जब संभाली तो ये जानता था कि मुझे विजय प्राप्त करनी है आसपास में और कहीं भी, इसलिए उसने अपने जो विश्वसनीय जो अधिकारी थे उनकी नियुक्ति अपने शासन में की। यानी कि पृथ्वीराज चौहान की एक नीति थी विजय नीति। उस विजय नीति के तहत कि मुझे जीतना है आस पड़ोस के राज्यों को, तो उसके लिए उसने क्या किया? अपनी विजय नीति के तहत जो उसके योग्य जो व्यक्ति थे या जो विश्वसनीय जो अधिकारी थे उनकी उसने क्या कर दी? नियुक्ति कर दी। विश्वसनीय अधिकारियों की उसने क्या कर दी? नियुक्ति कर दी। अब इतिहासकार थे, एक इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा, एक इतिहासकार थे गोपीनाथ शर्मा, तो उन्होंने उसकी जो विजय नीति थी, यानी कि एक इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा, उन्होंने जो पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति थी उसके 3 पक्ष बताए हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति थी उसके 3 पक्ष क्या उसने रखे। पहला पक्ष क्या था? देखिए, स्वजनों के विरोध से मुक्ति। मैं आपको बता दूं कि जब पृथ्वीराज चौहान राजा बने थे तो उन्हीं के चाचा, उन्हीं के जो 2 चाचा थे उन्होंने उनका विरोध किया था। उनका विरोध किया था क्यों? क्योंकि वो खुद उस राजगद्दी को प्राप्त करना चाहते थे। तो पृथ्वीराज चौहान की जो विजय नीति थी उसमें एक ही चीज थी। पहली चीज क्या थी? कि जो उसके स्वजन हैं
उनके विरोधों से मुक्ति मिलनी चाहिए, और उसने ऐसा किया भी था। उसकी विजय में हम अध्ययन करेंगे। पड़ोसी जो भी राज्य है उनका क्या करना है, दमन करना है, और विदेशी शत्रुओं का मुकाबला करना है। तो कहने का मतलब जो पृथ्वीराज चौहान की जो विजय नीति थी उसके तीन पक्ष क्या थे कि जो स्वजन है उसके खुद के लोग हैं, उनसे मुक्ति, विरोध से, पड़ोसी राज्यों का दमन और विदेशी शत्रुओं का मुकाबला करना था। अब ये चीज हमने देख ली। एक चीज और बता दूं मेमोराइज आपकी जीके के लिए कि पृथ्वीराज चौहान के एक बेटा भी था जिसका नाम था गोविंदराज चौहान। ये भी आप याद रख सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के पुत्र का नाम गोविंदराज चौहान। तो ये पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में हमने देख लिया। कब जन्म हुआ, सोमेश्वर दत्त उनके पिता थे, कपूर देवी उनकी माता थी, अच्छी राजनीतिज्ञ थी, अच्छी शासक थी, शासन उन्होंने चलाया। जब पृथ्वीराज चौहान ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली तो उसने विश्वसनीय जो अधिकारी थे उनकी नियुक्ति की। और एक चीज और कि पृथ्वीराज चौहान को किस नाम से जाना जाता था, राय पिथोरा, और दलपंगुल उनको ये उपाधि मिली हुई थी। दलपंगुल का मैंने मतलब आपको बता दिया कि विश्व विजेता। तो ये चीज हमने देख ली है पृथ्वीराज चौहान के एक जीवन काल के बारे में छोटी सी। अब हम देख रहे हैं पृथ्वीराज चौहान की विजय कि पृथ्वीराज चौहान ने किन किन को पराजित किया। सबसे पहले पराजित तो उसने अपने घर वालों को किया। किनको? दो चाचाओं को। जो दो चाचा थे, शासन की प्राप्त करना चाहते थे, उस गद्दी पर बैठना चाहते थे, विद्रोह कर रहे थे, तो इसलिए उसने अपने पहले दोनों चाचाओं को हराया। पहला था अपरगांग्य। अपरगांग्य जो व्यक्ति था वो पृथ्वीराज चौहान का क्या था, चाचा था। तो ये विद्रोह कर रहा था, तो इसको क्या किया, पहले पराजित किया और इसको मरवा दिया। उसके बाद में अपरगांगी का जो छोटा भाई था नागार्जुन, वो भी इसका चाचा ही होगा। तो वो नागार्जुन जो था उसने विद्रोह करके जो गुरुग्राम गुड़गांव है उसके ऊपर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। यानी कि अपरगांगे विद्रोह किया, मारा गया। उसके बाद में अपरगांगे का जो भाई था नागार्जुन, उसने भी विद्रोह करके जो गुरुग्राम, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम, तो गुरुग्राम के ऊपर क्या कर लिया, उसने अपना अधिकार कर लिया। अब अधिकार कर लिया तो जो पृथ्वीराज चौहान ने अपनी जो सेना थी वो इसके ऊपर भेज दी, गुरुग्राम के ऊपर भेज दी, गुड़गांव के ऊपर। तो इसके डर से नागार्जुन यहां से क्या हो गया, भाग गया। नागार्जुन मौत के डर से यहां से क्या हो गया, भाग गया। लेकिन ये तो भाग गया, लेकिन इस नागार्जुन का एक सेनापति था देवभट्ट। देवभट्ट जो इसका सेनापति था उसने पृथ्वीराज की सेना का क्या किया, डटकर सामना किया, लेकिन फिर भी उसको पराजय का सामना करना पड़ा। अब पृथ्वीराज चौहान को ऐसा लगने लगा कि विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है, विद्रोही ज्यादा हो रहे हैं। तो उसने क्या किया कि उसके जो भी विद्रोही थे उन सबको क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। जितने भी पृथ्वीराज चौहान के विद्रोही थे और उनको मौत के घाट उतार दिया। और मौत के घाट उतारने के बाद उनकी जो गर्दन काट के अपने नगर की दीवारों के ऊपर टांग दिया। यानी कि जो भी विद्रोही थे उनको मौत के घाट उतार दिया, और मौत के घाट उतारने के बाद में उनकी गर्दन काट के नगर की दीवारों के ऊपर टांग दिया, ताकि एक संदेश जाए कि जो भी विद्रोह करेगा उसका अंजाम ये होगा। यानी कि गर्दन काटकर दीवार पर टांगने का उद्देश्य क्या था, उसका एक ही उद्देश्य था कि ये एक संकेत है कि अगर कोई भी राजा का विद्रोह करेगा, पृथ्वीराज चौहान का विद्रोह करेगा, तो ऐसे विद्रोहियों को काटकर टांग दिया जाएगा। विद्रोहियों को उसने क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। अब उसके बाद में 1182 में उसने भंडानक, जो उपद्रवी जाति थी, एक उपद्रवी जाति थी भंडानक, उसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। ठीक है, भंडानक को उसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और फिर उसके बाद में 1182 ईस्वी में महोबा पर आक्रमण कर दिया। यानी कि भंडानक का दमन कर दिया। भंडानक के दमन के बाद में वो कहां चला गया, महोबा। महोबा कब, 1182 ईस्वी में। ठीक है, और महोबा में किसका शासन था, मैं आपको बता दूं, यानी भंडानक जो उपद्रवी जाति थी एक प्रकार की, उसका दमन किया, पराजित कर दिया। और उसको पराजित करने के बाद में 1182 में वो कहां पर चला गया, महोबा। और महोबा में जो शासक थे वो कौन थे, चंदेल शासक। कहने का मतलब यह है कि आपने देख लिया कि जो विद्रोही थे उनको मौत के घाट उतार दिया,
और फिर उसके बाद में अलग अलग, जैसे भंडानक में चला गया उपद्रवी जाति, उनको पराजित कर दिया। महोबा में चला गया, महोबा में जो चंदेल शासक था वो कौन था? परमद्रि देव। परमद्रि देव, ठीक है, ये वहां का महोबा का क्या था? शासक था। और कौन से वंश से था? चंदेल वंश से। यानी चंदेल शासक कौन था? परमद्रि देव, ठीक है। तो परमद्रि देव यहां का शासक था, और इसने जब इसके ऊपर चढ़ाई की तो इस युद्ध में जो परमद्रि देव के जो दो सेनापति थे वो क्या हो गए थे? इसमें मारे गए थे, आला और उदेल। आला उदेल, यानी कहने का मतलब भंडारक जातियों को हरा दिया, उपद्रवी जाति को, उसका दमन किया, और उसके दमन के साथ आगे बढ़ गया कहां पर? महोबा। 1182 में महोबा में जब आक्रमण किया तो उसका राजा कौन था? परमद्रि देव। और कौन सा शासक था वो? चंदेल शासक। इन दोनों के बीच में यहां पर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जो इसके परमद्रि देव के जो दो सेनापति थे वो क्या हो गए? मारे गए। और उन दो सेनापति को नाम क्या था? आला और उदेल। अब महोबा पर इसने पृथ्वीराज चौहान ने क्या कर दी? विजय प्राप्त कर ली। और विजय प्राप्त करने के बाद में पुंजन राय व्यक्ति, जो कि किसकी सेना में था? पृथ्वीराज चौहान की सेना में था। पुंजन राय को महोबा का अधिकारी बना दिया। यानी कहने का मतलब भंडानक को जीत लिया, उपद्रवी जाति को, फिर आगे आ गया महोबा। महोबा में चंदेल शासक कौन था? परमद्रि देव। इसके साथ युद्ध हुआ, दो सेनापति क्या है? मारे गए। ये यहां से चला गया, जीत लिया इसको, महोबा को जीत लिया, और जीतने के बाद में अधिकारी किसको बना दिया? पुंजन राय को। पुंजन राय को यहाँ का क्या कर दिया गया? अधिकारी बना दिया गया। तो इस प्रकार से जीत हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। एक किताब थी पृथ्वीराज रासो, नाम सुना है बहुत, काफी फेमस पुस्तक थी। किसने लिखी थी? चंदबरदाई ने। यानी कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार, अब ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार, और ये चीज जान ले कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंदबरदाई, ठीक है। यानी कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार, जो कि किसने लिखी थी? चंदबरदाई ने। तो इसके अनुसार इसने आबू के ऊपर आक्रमण किया। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। यानी कि जो आबू के ऊपर आक्रमण करके जो वहां की राजकुमारी थी इच्छिनी, यानी कि आबू की जो राजकुमारी थी इच्छिनी से उसने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। कहने का मतलब पृथ्वीराज रासो किताब के अनुसार ये बताया गया है कि जो पृथ्वीराज चौहान था उसने आबू की जो महारानी इच्छिनी थी उससे क्या कर लिया? विवाह कर लिया। तो इस विवाह से जो चालुक्य वंश का राजा, जो चालुक्य वंश था उसका राजा था भीमदेव द्वितीय, वो अप्रसन्न हो गया, नाराज हो गया। कहने का मतलब यानी कि आबू की राजकुमारी के साथ किसने विवाह कर लिया? पृथ्वीराज चौहान। और आबू की राजकुमारी कौन थी? इच्छिनी। इच्छिनी से विवाह कर लिया। इस विवाह से जो चालुक्य वंश का जो राजा था, चालुक्य वंश का राजा कौन था? भीमदेव द्वितीय। वो क्या हो गया? इस चीज से अप्रसन्न हो गया, क्योंकि वो खुद इस विवाह को करना चाहता था, ठीक है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो इससे क्या हो गया? वो पृथ्वीराज चौहान से क्या हो गया? नाराज। और इनके बीच में आपस में वैमनस्यता उत्पन्न होने लगी, एक दूसरे के प्रति टकराव ये उत्पन्न होने लग गया। लेकिन ये चीज तो थी वजह, लेकिन ये कह सकते हैं कि इनके युद्ध के बीच की जो वास्तविक वजह थी, जो वास्तविक वजह थी वो क्या थी? मैं आपको बता दूं। एक तो इन दोनों की जो राज्य की सीमाएं थी वो क्या थी? मिली हुई थी। यानी कि इन दोनों के राज्यों की जो सीमाएं थी वो क्या थी?
मिली हुई थी, इसलिए इन दोनों के बीच में साम्राज्यों को लेकर क्या होता था, तकरार होता था। और दोनों की महत्वाकांक्षाएं, सीमाओं का मिलना और दूसरी वजह महत्वाकांक्षाएं। तो इन महत्वाकांक्षाओं की वजह से इन दोनों के बीच में युद्ध होना आवश्यक हो गया था। एक तो अपनी सीमा विस्तार के लिए युद्ध कर रहे थे और एक आपस में एक दूसरे की क्या थी, महत्वाकांक्षाएं, कि हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ राजा घोषित कर दें। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में तकरार होने लगा, वैमनस्य हो गया। तो एक जगदेव प्रतिहार नाम का व्यक्ति था, उसने इन दोनों के बीच में क्या कर दिया, संधि करवा दी इन दोनों के बीच में। जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों के बीच में संधि करवा दी, लेकिन फिर भी इस संधि का कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह था कि पृथ्वीराज की विजय और जो पृथ्वीराज का जीवन काल है उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया, किस किस को जीता है और क्या क्या इसने कार्य किए हैं, कौन कौन सी इसको उपाधि प्राप्त की है। और एक रोचक कहानी और आएगी इसकी संयोगिता को लेकर। संयोगिता, जब दिल्ली के ऊपर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था तो उसके पीछे की वजह क्या थी, वो चीज़ भी हम जानेंगे। लेकिन उस कहानी का जो मुख्य पार्ट होगा वो होगा संयोगिता। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, पृथ्वीराज चौहान का जीवन काल और पृथ्वीराज चौहान की विजय।